गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12वीं में हिंदी में पढ़ेंगे बच्चों। जैसा कि हमने कल कविता पढ़ी थी कैमरे में बंद अपाहिज, कैमरे में बंद अपाहिज, तो इसके आधार पर जो प्रश्नोत्तर हैं आज हम उनका अभ्यास करेंगे। तो बच्चों ध्यान से सुनना, ये सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हैं और जितने भी प्रश्न आज हम करेंगे वो सभी 1 से 7 तक या जितने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम करेंगे वो सभी क्वेश्चंस आपने अपनी अभ्यास पुस्तिका में अवश्य ही लिखने हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारा पहला प्रश्न है, कविता में कुछ पंक्तियां कोष्ठक में रखी गई हैं। हाँ, जब हमने पढ़ा तो हमने देखा कि कुछ एक पंक्तियां जो वो ब्रैकेट में कोष्ठक में रखी गई थी। आपकी समझ से इसका क्या औचित्य है? आपकी समझ से इसका क्या औचित्य है, यानी कि इनका क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है कि कुछ एक पंक्तियां जो हैं कविता में कोष्ठक में रखी गई थी, ब्रैकेट में बंद की गई थी, इनका क्या मतलब है, क्या अर्थ है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। प्रस्तुत कविता में कवि ने कोष्ठक में और विराम चिन्हों में, कोष्ठक में और विराम चिन्हों में कुछ एक पंक्तियां रखी गई थी, विराम चिन्हों का प्रयोग किया है और कोष्ठक में पंक्तियां रखी हैं। तो इनका क्या तात्पर्य उन्होंने बताया है। पाठक को संकेत देने के लिए ऐसा उन्होंने किया है। हाँ, एक पाठक को संकेत देने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। कोष्ठक में वही पंक्तियां रखी गई हैं जिन्हें दूरदर्शन कार्यक्रम के संचालक अथवा निर्माता या तो आपस में बोलते हैं या फिर वो सोचते हैं। समझ आया बच्चों? दूरदर्शन के जो निर्माता हैं या संचालक हैं उन पंक्तियों को आपस में दोहराते हैं, अपने लिए वो शब्द हैं उनके, और या तो उनको दोहराते हैं बार बार या वो सोचते हैं उन पंक्तियों को जो कि उन्होंने कोष्ठक में रखी हैं। इन सभी पंक्तियों से यही अर्थ निकलता है कि मीडिया के लोगों के पास संवेदनाएं नहीं हैं। जब वो बाद में कहते हैं ना सभी हंसते हुए निकलते हैं, अर्थात ये जो पंक्तियां हैं ये वो दर्शाते नहीं हैं, कार्यक्रम के सामने बोलते नहीं हैं, लेकिन कवि ने यहाँ पर उनका प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि वो इन संवेदनहीन लोगों के बारे में दर्शकों को बताना चाहते हैं कि वो किस तरह से अपनी पराकाष्ठा पर, जो संवेदनहीनता की पराकाष्ठा उस तक पहुँच गए हैं। तो इसके बारे में कवि ने यहाँ पर बताना चाहा, इसीलिए वो जो कोष्ठक वाली पंक्तियाँ हैं वो इन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत की हैं। इन सभी पंक्तियों के माध्यम से यह अर्थ निकलता है कि मीडिया के लोगों के पास संवेदनाएं नहीं हैं। यदि कवि इन पंक्तियों को नहीं लिखता तो कविता का आशय स्पष्ट नहीं हो पाता। अब कोष्ठक की पंक्तियाँ जो है शारीरिक और मानसिक अपंगता का पता लगाने के लिए हैं। कोष्ठक की जो पंक्तियाँ दे रखी हैं उसमें शारीरिक और मानसिक अपंगता का कार्यक्रम का पता लगाने के लिए हैं। अब कि वो रो रहा है या नहीं रो रहा है, या उसकी आंखों से आंसू आए हैं या नहीं आए, इस तरह से, और कार्यक्रम अपाहिज पर तैयार हो रहा है और कार्यक्रम के निर्माण हेतु कोष्ठक में कहीं कई बातें निर्देश दी गई हैं। इनके लिखने का औचित्य यह है कि पाठक यह जान सके कि कार्यक्रम की जो पृष्ठभूमि है उसमें क्या क्या चल रहा है। लेखन का यह कौशल इस प्रकार का है जिससे नाटक के दृश्यांकन की तरह इसको रंगमंच पर भी दिखाया जा सकता है। तो बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है। हाँ, कैमरे में जो बंद अपाहिज है वो करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, इसको स्पष्ट कीजिए। अब कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी कविता हमने कल पढ़ी है, तो ये किस तरह से करुणा के मुखौटे में छिपी है। हालांकि करुणा इसमें दर्शाई गई है, लेकिन करुणा दर्शाने के पीछे उनका क्या तात्पर्य था, ये कवि ने यहाँ पर पूछना चाहा है कि कैमरे में बंद अपाहिज में एक निहित जो क्रूरता उजागर की गई है वो किस लिए है। यह कविता मानवीय करुणा को तो प्रस्तुत करती है। हाँ, मानवीय करुणा को तो ये कविता प्रस्तुत करती है। साथ ही इस कविता में ऐसे लोगों की बनावटी करुणा का वर्णन भी किया गया है जो दुख दर्द को बेचकर प्रसिद्धि एवं आर्थिक लाभ को प्राप्त करना चाहते हैं। एक अपाहिज व्यक्ति के साथ झूठी सहानुभूति जताकर उसकी करुणा का व्यवसायीकरण वो करना चाहते हैं। एक अपाहिज की करुणा को पैसे एवं प्रसिद्धि के लिए टेलीविज़न पर कुरेदना वास्तव में क्रूरता की चरम सीमा है। अब किसी की हीनता, अभाव, दुख, कष्ट सदा से करुणा के कारण ही उदासीन रहे हैं, और मगर इन कारणों को सार्वजनिक करके कार्यक्रम के रूप में प्रसारित करना और अपने चैनल की श्रेष्ठता को साबित करने के लिए तमाशा बनाकर इतने फूहड़ ढंग से जो उन्होंने प्रस्तुत किया है, ये कहाँ की नैतिकता है। अब सांसारिक जो भौतिक हीनता से लोग जो वो रह सकते हैं, लेकिन जो शारीरिक हीनता है वो, उसकी वेदना, उसका जो दुख होता है वो अत्यंत होता है। और उसके साथ इस तरह से किसी भी शारीरिक हीनता
से जूझ रहे व्यक्ति के साथ ये खिलवाड़ ही कहलाएगा, और खिलवाड़ ही क्या, ये तो क्रूरता की एक पराकाष्ठा ही कहलाएगी। तो कैमरे में बंद अपाहिज जो कविता है वो करुणा के मुखौटे में छिपी हुई एक क्रूरता की ही कविता है। अब प्रश्न नंबर 3 है, हम समर्थ शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे। हम समर्थ शक्तिवान और एक दुर्बल को लाएंगे पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग्य किया है। हम वो अपने लिए बताते कि हम समर्थ हैं और शक्तिवान हैं और अपने सामने एक दुर्बल को लाएंगे, पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग्य प्रस्तुत किया है। अब उन्होंने कहा कि इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने यह व्यंग्य किया है कि मीडिया वाले समर्थ हैं और शक्तिवान हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, इतने शक्तिशाली हैं कि वे किसी की करुणा को पर्दे पर लाकर और पैसे के लिए वो किसी का भी इस तरह से मजाक बना सकते हैं। एक दुर्बल अर्थात अपाहिज को लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं ताकि लोगों की सहानुभूति प्राप्त करके वो प्रसिद्धि पा सके। और टीवी चैनल्स जो हैं इस प्रकार के भ्रम में तो रहते ही हैं कि वे समर्थ हैं और शक्तिवान हैं, जिसको चाहे उठा दें और जिसको चाहे वो गिरा दें, क्योंकि इससे जो है सभी लोग उसको देखेंगे और सभी लोगों के मन में उनके लिए जो सहानुभूति की भावना है वो पनपेगी। अब अपनी मान्यताओं और धारणाओं को जो है वे श्रोताओं तक, दर्शकों तक प्राय पहुंचाते हैं या थोपते हैं उन तक, उनके आंकलन में और अनुमान, ऐसे उनके आंकलन जो अनुमान जो वो इस तरह से परोसे जाते हैं मानो वे ही समर्थ और शक्ति के स्वामी हों। अपाहिज तो प्रकृति से ही जो है दुर्बल है, अपाहिज व्यक्ति तो पहले ही दुर्बल है, अपनी पीड़ा कहने की का भी सामर्थ्य जिसमें न हो उससे अधिक दुर्बल और कौन होगा, क्योंकि वो इतना दुर्बल है, मानसिक रूप से हो जाता है कि वो अपनी पीड़ा कहते हुए भी बहुत हिचकिचाता है। तो उससे दुर्बल और व्यक्ति कौन होगा। और उनकी इस भावना को या उस दुर्बल व्यक्ति की इस भावना को इस तरह से कुरेदना और इस तरह से काव्यांशों में, वाक्यांशों में देना, ये कहाँ का न्याय है। तो ये बहुत ही गलत बात है। तो वो अपने आप को समझते हैं कि हम तो समर्थ हैं और शक्तिमान हैं और हम किसी भी तरीके से इसको टेलीविज़न पर या टीवी पर लोगों को, दर्शकों के सामने लाएंगे और अपने कार्यक्रम को हम सफल बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो उससे जो प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा। हाँ, यदि शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण व्यक्ति जो है चुनौतीपूर्ण का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो उससे प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूर्ण होगा। अब जो उसका उद्देश्य है वो तो उसका पूरा हो ही जाएगा, अर्थात उसका उद्देश्य है कि मैं जो है जो संवाद, जो दर्शक हैं वो और जो अपाहिज है वो, उन दोनों को एक साथ रुलाए, यानी कि दोनों को आपस में भावनात्मक रूप से इस तरह से बांध दे कि उसको देखते ही दर्शक रो पड़े। और जब दर्शक रो पड़ेंगे तो वो सोचेगा कि मेरा कार्यक्रम सफल हो गया है, क्योंकि प्रश्नकर्ता का एकमात्र उद्देश्य यही है, अपने कार्यक्रम को प्रभावशाली बनाना। और दर्शक तभी रोएगा जब उस व्यक्ति के दुख से दुखी होगा। जो शारीरिक चुनौती का सामना कर रहा है, जब दोनों साथ साथ रोएंगे तो समझा जाएगा कि जो प्रस्तुत करता है या कार्यक्रम जो प्रस्तुत कर रहा है वो एक अच्छा कार्यक्रम कर रहा है। और यदि ऐसा हो जाए तो उनका कार्यक्रम जो सफल ही माना जाएगा। जैसे कि वे चाहते हैं कि उनकी इच्छा यही है कि अपाहिज को रुलाकर ऐसा कारुणिक दृश्य उपस्थित किया जाए जिससे दर्शक भी द्रवित हो उठें और वो भी भाव विभोर हो जाएं। अब दर्शकों के द्रवित होने और रोने से उसके चैनल की जो विशेषता, लोकप्रियता बढ़ेगी और तो उसका उद्देश्य अपने आप ही पूर्ण हो जाएगा। वो कहेंगे कि हमने सामाजिक उद्देश्य से परिपूर्ण एक कार्यक्रम आपको दिखाया है, ऐसा कार्यक्रम जिसमें अपंग व्यक्ति की व्यथा का मार्मिक चित्रण हुआ है और उस व्यक्ति की सोच और उसकी वेदना का हूबहू चित्रण दर्शाया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्दे पर वक्त की कीमत है। पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नज़रिया किस रूप में रखा है। अब उन्होंने कहा ना कि बार बार जैसे पर्दे अब नहीं रो रहे हैं एक साथ, या फिर उसकी फूली आंखों को दिखाते हैं और फिर जब उसकी आंखों से आंसू निकलने ही वाले हैं और नहीं निकल पाते तो उसको कहा जाता कि बस अब रहने दो, क्योंकि पर्दे पर जो वक्त की कीमत होती है और एक वक्त के बाद यदि उसके आंसू नहीं निकल रहे हैं तो उन्होंने कहा कि बस करो, बंद करो, बस अब हो गया, इससे ज़्यादा और हम इसको नहीं दिखा सकते, क्योंकि अब ये कार्यक्रम जो है वो धीमा भी हो सकता है या फिर ये असफल भी हो सकता है, क्योंकि इससे ज़्यादा
जो चरम सीमा तक वो पहुंच गया है, लेकिन इससे ज़्यादा वो उसके नकारात्मक प्रभाव ही पड़ेंगे। इसीलिए पर्दे पर वक्त की कीमत उसने ऐसा कहा और साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस रूप में रखा। तो कवि यहाँ पर कहना चाहता है कि मीडिया के लोग सहानुभूति अर्जित करना चाहते हैं। हाँ, मीडिया के लोग जो है उसके प्रति सहानुभूति अर्जित करना चाहते हैं और अपंग व्यक्ति के साथ साथ दर्शक भी रोने लगे, उनका यही उद्देश्य है। लेकिन वे इस रोने वाले दृश्य को ज़्यादा देर तक नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि ऐसा करने से उनका पैसा बर्बाद हो जाएगा। हाँ, वे समय और पैसे की बर्बादी नहीं करना चाहते, वो समय भी अपना पूर्ण देना चाहते हैं जितना उनको मिला है, और वो अपना पैसा भी बर्बाद नहीं होने देना चाहते। अब पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि परोक्ष रूप से यह कहना चाह रहा है कि पर्दे पर किसी की भी भावना, संवेदना, दुख, दर्द, मान सम्मान, अन्य किसी भी बात की कोई कीमत नहीं है। अच्छा, कवि मीडिया द्वारा किए जाने वाले इस तरह के कार्यों की निंदा करता है। वह चाहता है कि अपंग और अपाहिजों के साथ भी समाज उचित और संवेदनशील व्यवहार ही करे। तो बच्चों, ये हमने जो पढ़े हैं पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर, जो कि अभ्यास के प्रश्न हैं। और अगला प्रश्न है कविता के आसपास का एक प्रश्न है। यदि आपको शारीरिक चुनौती का सामना कर रहे किसी मित्र का परिचय लोगों से करवाना हो तो किन शब्दों में करवाएंगे? हाँ, शारीरिक चुनौती से लड़ रहे किसी मित्र का परिचय, आपका कोई ऐसा मित्र है जो शारीरिक चुनौती को स्वीकार किए हुए है और उसका परिचय आपने किसी और अन्य मित्र से या किसी अनजान व्यक्ति से करवाना, तो आप किस तरह से करवाएंगे? तो हम उस अपने मित्र का परिचय भी उसी प्रकार करवाएंगे जिस प्रकार बाकी मित्रों का परिचय करवाते हैं। उसको हम ये भी महसूस नहीं होने देंगे कि आप जो है शारीरिक चुनौती का इस तरह से सामना कर रहे हो या अंदर से आपको कोई दुख है, तकलीफ़ है या कोई ऐसा कष्ट है। हमेशा ही जो है एक विकलांग व्यक्ति को स्नेह की आवश्यकता होती है, ना कि उसको दया की आवश्यकता होती है। यदि हम दया की बजाय उसके प्रति स्नेह और सहयोग की भावना दिखाएं तो उसको ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि यदि हम उसके स्थान पर अपने आप को रख के देखते हैं तो हमें कैसा महसूस होता है। वो नहीं चाहता कि मैं हमेशा ही किसी पर बोझ बना रहूं, तो उसको ये ना दिखाएं कि वो किसी पर बोझ है, बल्कि ये दिखाएं कि वो हर कार्य में हमारी तरह ही या सबकी तरह वो भी सक्षम है। और ये तो बिल्कुल सत्य है कि जिसके मन में कुछ कार्य करने की जिज्ञासा होती है तो उसके सामने शारीरिक चुनौतियां नहीं आती। वो अपने मन की इच्छा जो है हर तरीके से पूर्ण कर सकता है, यदि उसके मन में जज्बा हो तो बच्चों, हमने ये पढ़े हैं अभ्यास के प्रश्नोत्तर। तो ये 1 से 6 तक प्रश्न आपने अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने हैं और कुछ एक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी बच्चों, वो आपने पढ़ने हैं। तो ध्यानपूर्वक ये कविता एक बार फिर से पढ़ेंगे, प्रश्नों का बार बार अभ्यास करेंगे, अपनी अभ्यास पुस्तिका में ये प्रश्न लिखेंगे। अब आपका जो है यूनिट 1 का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है बच्चों, तो एक बार दोबारा सारा सिलेबस जितना भी आपका कंप्लीट हो चुका है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें और जितना हो सके अपनी अभ्यास पुस्तिका में उसका लिख कर अभ्यास करें। थैंक यू।